एंड मोस्ट वेलकम प्यारे बच्चों। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिट्यूटरी हार्मोन्स को डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट 7। इसमें हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को डिस्कस करने वाले हैं। और अगेन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होने वाला हार्मोन है। तो हमारा अभी डिस्कशन पिट्यूटरी ही रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज ल्यूट्रोपिन, ल्यूट्रोफिन, है ना। तो ल्यूट्रोपिन और ल्यूट्रोफिन दो तरह के नाम इसके और भी लिए जाते हैं। शॉर्टकट में इसे एलएच कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, ये एलएच हार्मोन सिक्रीट कहाँ से होते हैं? तो ये गोनाडोट्रोफिक गोनाडोट्रोपिक सेल्स जो कहाँ पे होती हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में होती हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के गोनाडोट्रोपिक सेल से ये रिलीज होते हैं। इसके रिलीज होने के लिए हाइपोथैलेमस से एक रिलीज फैक्टर या हार्मोन आता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज GnRH। हाइपोथैलेमस से आता है, याद रखेंगे, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के मैक्सिमम फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसीलिए वो मास्टर का मास्टर कहलाता है, दैट इज मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ओके, एलएच का मेल और फीमेल दोनों में थोड़ा अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। इन फीमेल्स द एक्यूट राइज, एक्यूट मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाना, अचानक से तेजी से बढ़ जाना, एक्यूट राइज ऑफ एलएच नोन एज एलएच सर्ज, है ना। एलएच सर्ज, ये शब्द याद रखेंगे। अब इसकी वजह से क्या होता है? सो ड्यू टू एलएच सर्ज ओवुलेशन टेक्स प्लेस। ओवुलेशन क्या होता है? तो ओवरी से ओवम निकलता है और फिलिपियन ट्यूब में पहुंचता है। तो ओवरी से ओवम के निकलने की जो प्रोसेस होती है बाहर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। इस प्रोसेस को ट्रिगर कौन करेगा? तो एलएच सर्ज यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जब बढ़ेगा तो मैच्योर ओवम बाहर निकल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा। क्लियर हो गया? ओके, गुड। So, LH surge triggers ovulation and development of carpus luteum. कार्पस ल्यूटियम क्या होते हैं? कार्पस ल्यूटियम जो फॉलिकल्स डेवलप हो रही होती हैं उसमें से कोई एक सेल तो बहुत मेच्योर होती है जो ओवम के फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं। बाकी बची हुई जो सेल्स हैं वो एक तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसका नाम रखा जाता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। यहां से एक दूसरा हार्मोन निकलता है जिसको हम आगे पढ़ लेंगे। ओके, इन मेल्स वेयर LH हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड, LH का एक नाम और हो जाता है कहां पर? LH का एक और नाम हो जाता है कहां पर? मेल में। इसका जो नाम होता है उसको हम कहते हैं ICSH, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या है? मेल के अंदर जब LH क्या बोलते हैं रिलीज होता है ICSH नाम से, या आप LH भी कह सकते हैं, तो टेस्टिस के अंदर जो मेल में टेस्टिस होता है वहां पे लेडिक सेल्स होती हैं। क्या होती है बच्चों? लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स पे जाके LH अपना फंक्शन करता है, दैट इज ICSH अपना फंक्शन करता है और लेडिक सेल्स को एक्टिवेट करता है। जब लेडिक सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर ये टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रीट करते हैं। समझ में आ गया? तो मेल में और फीमेल में LH के बिल्कुल अलग अलग फंक्शंस हैं। ये क्या बोलते हैं, इसकी अल्फा और बीटा चेन में से ये एक चेन है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, इट एक्ट्स सिनर्जिस्टिकली विद FSH। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH और FSH एक साथ काम करते हैं। सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है कंबाइंड इफेक्ट।
एक साथ जो इफेक्ट होता है उसको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? गुड, आगे बढ़ते हैं। LH इज अ हेटेरोडाइमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन। अभी तक जो हार्मोन पढ़ रहे थे वो पेप्टाइड या प्रोटीन हुआ करते थे, है ना, पेप्टाइड या प्रोटीन हुआ करते थे, लेकिन ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी है, प्रोटीन पार्ट भी है। तो थोड़ा सा नेचर में चेंज आ गया, तो याद रखना होगा आपको ये भी, LH क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। और हेटेरोडाइमेरिक है, मतलब कि डाइमेरिक है यानी दो हिस्से होंगे, और हेटेरो होंगे यानी उनके जो बनावट होगी डिफरेंट डिफरेंट होगी। ईच मोनोमेरिक यूनिट is a glycoprotein molecule. One is called alpha, other is called beta, और ये दोनों मिल करके एक फंक्शनल प्रोटीन दैट इज फंक्शनल हार्मोन में कन्वर्ट होते हैं। तो पीछे जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे थे वो अल्फा था, ओके। अब LH के फॉर्मेशन वगैरह के लिए कौन सी जीन है ना, जैसे अल्फा या बीटा के लिए कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको याद रखना होगा। ये डेटा जो है CSIR के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली फॉर पार्ट बी। पार्ट सी में तो नहीं, पर पार्ट बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो नोट कर लेना बच्चों। बाकी आप टेलीग्राम से इसका PDF तो ले ही सकते हैं, ओके। गुड, आगे बढ़ते हैं। द जीन फॉर द अल्फा सब यूनिट, the gene for the alpha subunit is located on chromosome नंबर 6, और 6 के Q वाले आर्म पे, 6 के Q वाले आर्म पे, और पोजीशन है 12.21। तो 6th क्रोमोसोम के Q आर्म, P और Q आर्म मैंने आपको कई बार समझाया है, जेनेटिक्स वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, CSIR के स्टूडेंट जितने भी सबको पता होगा, ओके। तो क्रोमोसोम 6 के Q आर्म पे लोकेशन है 12.21, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो बीटा यूनिट जीन है उसकी क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड इन द LHB या CGB जीन क्लस्टर, क्रोमोसोम नंबर 19 के Q आर्म पे पोजीशन है 13.32। तो क्रोमोसोम नंबर 19 अगर शॉर्टकट में याद रखना है तो क्रोमोसोम नंबर 19 बीटा यूनिट के लिए, क्रोमोसोम नंबर 6 अल्फा यूनिट के लिए, और दोनों ही किस पे हैं, क्यू आर्म पे हैं। ये डेटा आपको याद रखना होगा। अब डिटेल इफेक्ट की बात करते हैं, कैसे ये फंक्शन करता होगा। यहाँ पे रिसेप्टर्स के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करने वाला हूँ, ये सब कुछ हम लोग मॉलिक्यूलर में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हार्मोन्स के बारे में समझते चलिए, एक आउटलाइन दिमाग में बनाते चलिए, ठीक है। LH सपोर्ट, अब यहाँ ये फीमेल के अंदर डिटेल प्रोग्रेस क्या होती है उसको हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ओके बच्चों, गुड। तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, okay. Now LH supports theca cells in the ovaries that provide androgens and hormonal precursor estradiol production। यानी जो थीका सेल है वो क्या करती है, एस्ट्रोडायोल प्रोडक्शन को बढ़ाती है, तो एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, ठीक, सेक्स हार्मोन्स के लिए। एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने वाली होती है, FSH यानी मेंस्ट्रुएशन मतलब आप समझ रहे हैं, जिसको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, जो रिपीटेड साइकिल होती है फीमेल में, ओके। तो एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन FSH इनिशिएट्स फॉलिकुलर ग्रोथ। फॉलिकुलर ग्रोथ का मतलब है जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स कहाँ होती हैं, यस मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, जल्दी बताइए। ग्राफियन फॉलिकल्स कहाँ होते हैं, यस ओवरी में होते हैं, गुड। तो ग्राफियन फॉलिकल्स जो होती हैं वो क्लस्टर में इकट्ठे होते हैं, जब उनकी ग्रोथ होती है तो इसी को आप यहाँ पे फॉलिकुलर ग्रोथ वगैरह कह रहे हैं, और बाद में इसी में से कोई एक बढ़िया सेल मैच्योर होती है, ओवम के फॉर्म में निकलते हैं बाहर, बचे हुए जितने भी होते हैं बाकी वो सब दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल कार्पस ल्यूटियम, ओके। So FSH initiates follicular growth, especially affecting granulosa cells. Point to be noted.
FSH स्पेशली किसको अफेक्ट करता है? ग्रेन्युलोसा सेल्स को ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक, वेरी गुड। विद द राइज इन एस्ट्रोजेंस, LH रिसेप्टर ऑल्सो एक्सप्रेस ऑन द मैच्योरिंग फॉलिकल। ठीक है, यानी यहाँ पे जो LH रिसेप्टर है, जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा, LH रिसेप्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता जाएगा अपने एक्सप्रेशन के लिए, जिसकी वजह से और भी ज्यादा एस्ट्रोडायोल्स क्या होते हैं? बनने शुरू होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है? सो इवेंचुअली व्हेन द फॉलिकल हैज फुल्ली मैच्योर्ड, देखिए इवेंट्स को ध्यान में रखिए, पहले क्या हुआ? FSH आया, उसने क्या किया? ग्रेन्युलोसा सेल्स को इफेक्ट किया, अफेक्ट करते ही क्या हो गया? वहां पे एक्टिविटी शुरू हुई, एस्ट्रोजन बनने शुरू हुए, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता चला गया तो LH रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया? तो मैच्योर फॉलिकल पे जब LH रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो ये और भी ज्यादा एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक देती हैं, और भी ज्यादा एस्ट्रोडायोल बनना शुरू होता है। और ज्यादा एस्ट्रोडायोल होगा तो अब क्या होगा कि फॉलिकल्स और भी अच्छे से मैच्योर होंगे। तो जो फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल है, ठीक है, when the follicle has fully matured, a spike in 17 alpha hydroxy progesterone, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? एक नया हार्मोन है जो कार्पस लुटियम से बन के रिलीज होगा, तो एक स्पाइक देखने को मिलेगा, स्पाइक इन 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन बाय द फॉलिकल इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। दैट इज, जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे जो उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल दैट इज 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, ये कम हो जाएगा। ये एक नेगेटिव फीडबैक है ना, लीडिंग टू द डिक्रीज इन एस्ट्रोजन मीडिएटेड नेगेटिव फीडबैक ऑफ GnRH in the hypothalamus, which then stimulates the release of LH from the एंटीरियर पिट्यूटरी। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जब नेगेटिव फीडबैक कहाँ पहुंच गया? हाइपोथैलेमस में, तो उसकी वजह से जो आपका क्या बोलते हैं ब्रेन का पार्ट, जिसको कि आप हाइपोथैलेमस भी कह रहे हैं, वहां से एक सिग्नल पहुंचेगा पिट्यूटरी पे, और वो किस लिए होगा? LH के रिलीज के लिए होगा। तो ये सारी प्रोसेस क्यों हुई? ये पूरी की पूरी FSH और ये सब इनकी शुरुआत क्यों हुई? ताकि फाइनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सीक्रेट किया जा सके। क्या किया जा सके? फाइनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सीक्रेट कराया जा सके फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर हो गई? फिर से समझिए, यहां पे क्या है कि FSH ने एक एक्टिविटी प्रोवाइड की जिसकी वजह से फॉलिकुलर ग्रोथ स्टार्ट हुआ। ये कहाँ होगा? ये सब कुछ ओवरी में होगा। ठीक है, ये कहाँ हुआ? ओवरी में, और ओवरी की ग्रेन्युलोसा सेल्स पे ये एक्टिविटी स्टार्ट होती है। क्लियर हो? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिसकी वजह से एस्ट्रोजन बनने शुरू होते हैं। एस्ट्रोजन जैसे जैसे बढ़ेगा तो जो मैच्योर फॉलिकल्स हैं उनके ऊपर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स ज्यादा एक्टिव होंगे, एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, यानी अपने आप को एक्सप्रेशन दिखाने लायक हो जाएंगे। अगर कहीं से LH आता है तो आसानी से उसे रिसीव कर लेंगे, उसके सिग्नल को। ठीक है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे क्या होता है? और भी एस्ट्राडायोल बनता है। जैसे और फाइनल एकदम मेच्योरिटी आ जाती है फॉलिकल्स में, तो एक स्पाइक यानी एक अचानक से बढ़ोतरी देखी जाती है। किसमें? 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन के प्रोडक्शन में। अब 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है? इसका जब क्या कहते हैं प्रोडक्शन होता है हाई अमाउंट में, इसकी वजह से क्या होता है? एस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो रुक जाता है। अब भाई इसका क्या मतलब है? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन रुकेगा तो एक नेगेटिव फीडबैक चला जाएगा हाइपोथैलेमस में, जिसकी वजह से LH रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि फॉलिकल्स मैच्योर हो चुके हैं, LH रिलीज होगा तो उस मैच्योर फॉलिकल पे क्या होगा? एक रिसेप्टर प्रेजेंट है LH का, है ना, LH रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, तो LH रिसीव होगा और ओवुलेशन हो जाएगा। यानी वो जो मैच्योर एग है या ओवम है वो ओवरी छोड़ के बाहर निकल जाएंगे और फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएंगे।
LH इज नेसेसरी टू मेंटेन ल्यूटियल फंक्शन, है ना। इसीलिए जहाँ पे LH का पीरियड रहता है उसको ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। उसको हम लोग रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में समझेंगे डिटेल में। ओके, LH इज नेसेसरी टू मेंटेन ल्यूटियल फंक्शन फॉर द सेकेंड 2 वीक्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो शुरू के 2 हफ्ते होते हैं वहां के लिए। ओके, ठीक है, सच में याद आ रहा कुछ नहीं? नहीं बच्चों, जो 2 हफ्ते होते हैं वो बाद वाले होते हैं। मैंने आपको कितनी बार समझाया है, आप भूल जाते हो। 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल 14 डेज में बांट लीजिए इसको, ठीक है। अब इनका जो मिडिल वाला डे होता है उसी को ओवुलेशन डे कहा जाता है। कितनी बार मैंने समझाया होगा। जो शुरू के 14 होते हैं इनको फॉलिकुलर फेज, और जो लास्ट के 2 हफ्ते होते हैं 40, अब इसको 7 डेज में बांट सकते हैं। यही यहाँ पे थोड़ी स्टोरी के फॉर्म में लिखा 2 वीक्स, है ना। तो ये जो अंतिम वाले 2 होते हैं इसी को ल्यूटियल कहा जाता है। तो LH इज नेसेसरी टू मेंटेन ल्यूटियल फंक्शन फॉर द सेकेंड 2 वीक्स, है ना, ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे लिखा भी है सेकेंड 2 वीक्स, बाद वाले 2 हफ्ते, 4 में से बाद वाले 2 हफ्ते, ठीक। इफ प्रेगनेंसी अकर्स, अगर प्रेगनेंसी होती है तो LH अपने आप डाउन हो जाएगा। LH लेवल विल डिक्रीज एंड ल्यूटियल फंक्शन विल इंस्टेड बी मेंटेन्ड बाय द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। यानी कार्पस ल्यूटियम का जो फंक्शन था, क्या प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना, भी पढ़ेंगे जब आप लोग तो समझेंगे, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ल्यूटियल फंक्शन किस लिए होता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो अगर प्रेगनेंसी होती है तो ल्यूटियल फंक्शन का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, लेकिन LH का डाउन होना भी जरूरी है। तो उसका रिजल्ट यही होता है, LH level will decrease and luteal function will instead be maintained by the HCG, ठीक है, जो कि प्लेसेंटा से निकलता है। और ये बहुत स्पेशल क्वालिटी होती है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में निकलने वाला हार्मोन है। कौन? HCG। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही रिलीज होता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहाँ से रिलीज होगा? प्लेसेंटा से रिलीज होगा। नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर आप फिगर देख पा रहे हो, सारी स्टोरी फिनिश हो गई, इतना ही मतलब इंपॉर्टेंट था। अब इस चीज को आप समझिए जरा, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे? हार्मोनल कंट्रोल हो रही है ओव्यूलेशन की। इसमें जो सबसे पहली चीज समझने लायक है वो ये है कि हाइपोथैलेमस में एक सिग्नल है, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, ठीक है ना। अब ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दैट इज GnRH है, ये रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, से दिस, है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है तो यहाँ से LH हार्मोन को रिलीज करने में मदद करता है। भाई ये अपना इसने क्या किया, मैसेज दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा। और ये कहाँ जाएगा? और ये जाएगा ओवरी पे। ओवरी पे जाएगा तो LH का एकदम फिक्स काम है कि भाई जो मैच्योर एग है ना, इसको ओवरी से बाहर निकालो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। दिस प्रोसेस सिंपली कॉल्ड ओव्यूलेशन। क्लियर हो गया? ओव्यूलेशन हो जाएगा तो जो बचे हुए फॉलिकल सेल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? कार्पस ल्यूटियम में। किसमें? कार्पस ल्यूटियम में। कंफर्म हो गया? ठीक है। अब ये LH का पूरा फंक्शन समझ चुके हो। जब शुरू में ये फॉलिकल्स डेवलप होते हैं तो इनके लिए LH की नहीं FSH की जरूरत होती है, आगे पढ़ेंगे हम। अब ये फॉलिकल्स जब स्टिमुलेट हो जाते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, तो इनसे क्या निकलता है? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन जाता है बार बार थैलेमस, हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मैसेज पहुंचाता है। कई बार ये इंटीरियर पिट्यूटरी को भी मैसेज पहुंचाता है कि भाई देखो फॉलिकल्स ना मैच्योर हो रहे हैं। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन का मैसेज स्ट्रांग होता है वैसे वैसे एस्ट्रोजन पहुंचता जाता है
और जब हाईएस्ट अमाउंट में एस्ट्रोजन रिसीव करता है हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी, तब वहां से LH हार्मोन रिलीज होता है। इज इट क्लियर? फिनोमेना क्लियर हो गई? जब लेवल बढ़ जाएगा एस्ट्रोजन का तब LH रिलीज होगा, और LH जब रिलीज होगा, जो कि अगर 28 डेज की एक आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ये नॉर्मली माना जाता है 13 to 14th डे, है ना, 13वें 14वें दिन ये इसका एक्सट्रीम रिलीज होता है। तो LH जब एक्सट्रीमली रिलीज होगा उसी समय सबसे मैच्योर जो ओवम होगा वो बाहर निकलेगा ओवरी से। दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो LH का जो सबसे बेस्ट फंक्शन है फीमेल में यही है। उसी चीज को यहाँ एक दूसरे डायग्राम से समझाने की कोशिश की गई है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28 दिन में से 14वें दिन LH जो कि ग्रीन कलर में है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और उसी दिन ओवुलेशन भी हो रहा है, यहाँ पे ऊपर दिखाया गया है। क्लियर हो रहा है बच्चों? है ना? आप एस्ट्रोजन का लेवल देख सकते हैं, शुरू में कम है कम है कम है, जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है ना, जैसे ये है एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, तो ये होता क्या है इसकी वजह से कि एस्ट्रोजन पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस पे जाके कहता है देखो फॉलिकल्स एकदम बढ़िया मैच्योर हो चुके हैं, तभी तो मैं इतना रिलीज हो रहा हूँ, प्लीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को निकालिए, क्योंकि अब जो मैच्योर एग है उसे बाहर निकलना है। तो जैसे ही एस्ट्रोजन पीक पे आता है वैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी अचानक से स्पाइक लेता है, अचानक से पीक लेता है, उसकी वजह से ओवुलेशन हो जाता है। जैसे ही ओवुलेशन होगा वैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल डाउन और LH का तो सुपर डाउन। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है, तो उसे अभी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आपको एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि असल में प्रोसेस होती क्या है। तो मस्त होके पढ़िए, जहां दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं। फीमेल में अब आइए इसी चीज को मेल में समझते हैं कि मेल में टेस्टोस्टेरॉन वगैरह ये सब कैसे बनते हैं। देखिए, अगर मेल में इफेक्ट की बात करें तो LH लेडिक सेल्स पे काम करता है, इसीलिए मेल को यहाँ पर मेल के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ICSH नाम भी दिया जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो LH या ICSH सेम है। लेडिक सेल्स पे काम करेंगे, जो लेडिक सेल्स कहाँ होंगी? टेस्टिस पे होंगी, और अगेन ये GnRH से ही कंट्रोल होगा। नाउ लेडिक सेल्स रिस्पॉन्स में क्या करेंगे? तो लेडिक सेल्स रिस्पॉन्स में टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन और रिलीज कराएंगे, जो LH के सुपर कंट्रोल में रहता है। LH बाइंड टू द LH रिसेप्टर ऑफ द मेम्ब्रेन सरफेस ऑफ द लेडिक सेल्स। जो लेडिक सेल्स होती हैं जो कहाँ होंगी? टेस्टिस में। जो कहाँ होंगी? टेस्टिस में। टेस्टिस में लेडिक सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं जो LH हार्मोन को रिसीव करेंगे, उनके रिस्पॉन्स में ही टेस्टोस्टेरॉन बनना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे वही दिया है कि जब बाइंड होगा तो साइक्लिक AMP एक सेकेंड मैसेंजर का काम करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेगा, है ना, क्योंकि भाई ये जो हार्मोन है मतलब LH वो लेडिक सेल के अंदर नहीं जा सकता है। तो अगर इसको समझना हो तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये सेल लेडिक सेल है, मान लीजिए लेडिक सेल है, और यहाँ पे ना क्या होते हैं, एक रिसेप्टर है हमारे पास, लाइक दिस इज अ रिसेप्टर। इस पे इस तरह के रिसेप्टर्स हैं। तो यहाँ पे LH जो आएगा, अब LH आएगा तो जैसी बात है कि यहाँ LH का शेप कुछ इस तरह का होगा ताकि आसानी से ये अपने रिसेप्टर से बाइंड हो पाए, कुछ इस तरह के। अब ये जब अपने रिसेप्टर पे आएंगे, ये हैं LH रिसेप्टर्स, और LH रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होंगे, लेडिक सेल के मेम्ब्रेन पे होंगे। तो जब यहाँ पे ये हो गया आपका LH हार्मोन, दिस इज सिंपली LH। इसी तरह से रिसेप्टर्स पे LH बाइंड होगा। जब रिसेप्टर्स पे LH बाइंड होगा तो अब यहाँ पे क्या है कि ये अंदर नहीं जा सकता है, ये हार्मोन डायरेक्टली यहाँ नहीं जा सकता न्यूक्लियस पे। लेकिन समस्या ये है कि LH को अपना मैसेज न्यूक्लियस को देना ही देना है भाई, इसको देना ही है। अगर नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब कि एक्चुअल मैसेज कहाँ जाना है? जाना इस न्यूक्लियस पे है। तो इसके लिए एक रास्ता अपनाया गया कि भाई चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात
मान लेते हैं तुम्हारा सम्मान कर लेते हैं भाई, ठीक सम्मान करो फिर। तो यहाँ पे सेल के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल है। अब LH जब इस रिसेप्टर से बाइंड होता है, यानी LH रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो ATP साइक्लिक AMP में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज क्या है, ATP इज कन्वर्टेड इनटू CAMP, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अभी जो साइक्लिक AMP है, दिस इज अ सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर, यानी ये जो साइक्लिक AMP है असल में अब ये LH का इंफॉर्मेशन लेके न्यूक्लियस तक पहुंचाएंगे थ्रू द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया ना। और उसके रिस्पॉन्स में फिर ये जो न्यूक्लियस है वो ऑर्डर देगा टेस्टोस्टेरॉन के फॉर्मेशन और सिक्रेशन के लिए। तो इस तरह से कुछ टेस्टोस्टेरॉन बनता है। क्लियर हो गया बच्चों, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि बाइंडिंग टू दिस रिसेप्टर causes an increase in cyclic adenosine monophosphate, which is a secondary messenger and which allows cholesterol to translocate into mitochondria। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसलोकेट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आ गया, तो CSIR के बच्चे हैं, आपको पता होगा कि कोलेस्ट्रॉल में ही तो चेंजेस आएंगे, तो फिर ये अगले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल, ये है बायोसिंथेटिक पाथवे के जैसा, ठीक है। Within the mitochondria, cholesterol is converted into pre, आप देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, तो इसको या तो प्रेग्नेनोलॉन कह सकते हैं या प्रीग्नेनोलॉन कह सकते हैं। इसको प्रेग्नेनोलॉन कहिए, ज्यादा आसान रहेगा। और ये किसके थ्रू होगा, CYP11A1 के थ्रू होगा। नाउ प्रेग्नेनोलॉन इज देन कन्वर्टेड इनटू, ये सारे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हैं, याद रखना, ठीक है। तो प्रेग्नेनोलॉन इज देन कन्वर्टेड टू डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन। फिर से समझिए, DHEA, डी का मतलब है DE, ठीक है, H का मतलब है हाइड्रो, यहाँ पे E का मतलब है AP और A का मतलब है एंड्रोस्टेरॉन। तो डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन, DHEA, ठीक। DHEA इज देन कन्वर्टेड इनटू एंड्रोस्टेनोडियोन, ठीक है। अब स्टेनोडियोन अब किसके थ्रू कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे एक डिहाइड्रोजीनियस एंजाइम होगा जिसको 3βHSD कहते हैं, ठीक है, यानी हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजीनेज। एंड देन फाइनली कन्वर्टेड टू टेस्टोस्टेरॉन, अगेन यहाँ पे एक डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम होगा उसके थ्रू। तो ये सारे स्टेप आप देखते रहेंगे, आपको याद होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये है मेल के अंदर इफेक्ट। अगर सिंपल भाषा में कहें तो FSH और LH मिलकर के टेस्टोस्टेरॉन बनाते हैं, जिससे कि मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी डेवलप होती है और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ गया बच्चों। उसी चीज को यहाँ पे फिगर के रूप में, जो इतनी कहानी आपने पढ़ी, फिगर के रूप में है। अब LH का कोई और काम है, बिल्कुल सेक्सुअल अरोज को भी कॉज करता है, ह्यूमन के मेल में स्पेशली, ठीक है ना। खैर ये तो छोटा कारण हो गया। पहले इस चीज को समझिए, हाइपोथैलेमस से GnRH आया जो पिट्यूटरी पे गया, एंटीरियर पार्ट से पिट्यूटरी के LH निकला। अब ये जो LH है वो टेस्टिस के, ये है टेस्टिस, और टेस्टिस के लेडिक सेल्स पे ये फंक्शन करता है, क्योंकि LH के रिसेप्टर लेडिक सेल्स पे हैं, ठीक। अब जब ये फंक्शन करेगा तो उसके रिस्पॉन्स में जो लेडिक सेल्स हैं वो फाइनली टेस्टोस्टेरॉन बना देंगे, और बाकी बीच में जो इंटरमीडिएट हैं वो आपने पढ़ा पीछे। तो टेस्टोस्टेरॉन जब रिलीज होगा तो उसकी वजह से टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा, या आप कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरॉन यानी मेल हार्मोन कहा जाता है, जो मेलनेस के लिए, मेल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक।
अब ये जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन बनेगा ये एक फीडबैक भी प्रोवाइड करता चला जाएगा, जिसकी वजह से और एलएच रिलीज होगा और मैच्योरेशन स्टार्ट होती है। तो एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक ये देता रहता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं दिक्कत होगी तो आप मस्त होके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।